तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था, रैंक निकालने का एक नया मेथड था, और हमने ये भी सीखा कि किसी मैट्रिक्स के लिए आप दो इन्वर्टिबल पी और क्यू ऐसे ढूंढ सकते हैं जिससे वो सीधे ही कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो सके। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं है तो बताइएगा। जो कल मैंने मेथड बताया था वो आपको समझ में आ गया है, आपको करना आ गया है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर, आ गया। यस, आगे सर। चलिए ठीक है, अगर आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज रो और कॉलम इक्विवेलेंस और मैट्रिसेस क्या है पहले वो डिफाइन करते हैं। हेडिंग हो जाएगा रो एंड कॉलम इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो रो इक्विवेलेंट किसको कहेंगे? ऑब्वियस है, एक मैट्रिक्स मेरे पास ए था, मैंने उसमें कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसे बी बना दिया, तो ये ए और बी जो हुए ये रो इक्विवेलेंट हुए। ऐसे कॉलम इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे, नाम से क्लियर है। तो ऑर्डिनरी चीजें हैं, मैं लिख देता हूं। और मैट्रिक्स ए is said to be row equivalent to B if B is obtained from A by a finite number of elementary row transformations. Of A। तो हम ऐसे लिखते हैं A is equivalent to B, और यहां पर R लिख देते हैं, इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली कई बार हम ऐसे लिखते हैं A is equivalent to कॉलम में। तो नाम से क्लियर है, उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत अब नहीं है। तो रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? सबको समझ में आया या नहीं आया? यस यस, यस सर। तो फिर इस आधार पर हम एक थ्योरम कर सकते हैं। अब यहाँ से रो इक्विवेलेंस पे करेंगे, कॉलम पे फिर सिमिलरली कर देंगे उसको। तो थ्योरम है हमारे पास, इफ A be an m by n matrix or rank of rank R, then there exists a non-singular matrix P non-singular matrix P such that P equal to G and null matrix पर इतना ही, where G is an R by n matrix, R रैंक होने की वजह से मैट्रिक्स ऑफ रैंक R एंड O जो नल मैट्रिक्स है इज m माइनस R by n। नल मैट्रिक्स इस ऑर्डर का होगा, बाकी ऊपर R रैंक का मैट्रिक्स मिलेगा, बस डायरेक्टली ये मिल जाएगा।
अगर A आपके पास R रैंक का m/n है तो A को सीधे 8P से मल्टीप्लाई, अब यहाँ Q नहीं है, केवल P से करके इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, ये प्रूफ करना है। एक अच्छा रिजल्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में। बिना इन चीजों को क्लियर कराए लीनियर अलजेब्रा पढ़ा के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने का मतलब है बच्चों को हमेशा के लिए एक्चुअल चीजों से दूर करना है, क्योंकि अगली बार उन्हें मान लेना है लीनियर बहुत टफ है यार, बातें समझ नहीं आती। इसका मतलब पढ़ा गलत जगह से रहे थे, कहाँ पढ़ाना था हम कहाँ पहुंचे उसमें। तो खैर हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था। मतलब मेरे पास एक m/n मैट्रिक्स है रैंक आर का, तो मुझे एक p और एक q मिलेगा ऐसा कि p एक q इक्वल टू आई आर और बाकी 0 0 0। याद आ रहा है आप लोगों को? given that A is an m/n matrix of rank R, this implies there exist invertible matrices P and Q such that PAQ equal to IR 0 0 0। ऐसा पढ़ा है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि जो ये Q आया था बेसिकली ये कई सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट था, याद आ रहा है? P और Q दोनों ही एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट थे, तो हम वैसे ही तोड़ देते हैं इसको दोबारा। नाउ every non-singular matrix now every non-singular matrix can be expressed as the product of elementary matrices। ये अब कहीं पर भी काम आ जाएगा, ये स्टेटमेंट भी सोचिए, ये भी तो याद रखने लायक है। So let Q इक्वल टू, कल का जैसा ही लिख रहा हूं मैं, Q1 Q2, कल भी मैंने ये लिखा था Qt तक, अगर आपको याद हो रहा हो तो। ये सब एलिमेंट्री मैट्रिसेस है। देन PAQ का मतलब हुआ Q1 Q2 Qt इक्वल टू IR 0 0 0। आपके पास ऐसा मिल जाएगा। ये ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। कॉलम जो हमारे पास होते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही होते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करेंगे तो शुरुआत की आर रो के बाद नीचे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फिर मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, थ्योरम से तो समझ में शायद ना आए कईयों को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। नाउ एवरी ई कॉलम transformation of a matrix is equivalent
तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, कॉलम है तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। Equivalent to post multiplication with the corresponding elementary matrix. Since no column matrix में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लाते हैं, हम नीचे की आर के बाद नीचे की रो को अफेक्ट कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, यही लिखना चाह रहा था मैं। नो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैन अफेक्ट the last m minus r रोज। टोटल रोज देखिए, ए में m रो थी, टोटल r रैंक है, तो बची भी नीचे m माइनस r रोज को आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा प्रभावित नहीं कर सकते, हम ये कह रहे हैं। अफेक्ट द लास्ट m माइनस रोज ऑफ राइट हैंड साइड। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ऑफ इक्वेशन 2। मैं एक बार लिख लूं, इसको पूरा कर दूं, तो फिर मैं इन सब के इनवर्स से इधर राइट साइड मल्टीप्लाई करता हूं। देयरफॉर सो पोस्ट मल्टीप्लाइंग the LHS of equation 2 by 2t इनवर्स 2, फिर उसके बाद कॉमा, एक बार सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया राइट साइड से, यह हट जाएगा, फिर 2t माइनस 1 इनवर्स और लास्ट में q1 इनवर्स सक्सेसिवली। सक्सेसिव का मतलब एक एक करके। We get a relation of the form एक मेरे पास, सोचिएगा इस बात को समझिए पहले, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 7 2 3 1 0 0 0 2 पे है मान लो, और ये इसके रैंक ही, चलो इसको 0 कर, ये ले आएंगे, या आप इसे भी 1 0 0 1 और सरल बना लो ना, झंझट। आपने कहा कि आपके पास ऐसा है, आपने I2 0 0 0 फॉर्मेट का है आपके पास, 1 0 0 1, बाकी सब 0। क्लियर है? यस। अब अगर आप इसमें कोई भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करिए, C2 C0 C2 माइनस 2 C1 कुछ भी, तो नीचे रैंक जहां तक है उससे नीचे के रो में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। 2 तो माइनस 2 1 0 0, ये भी बदल सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे की 2 रो नहीं बदलेंगी। ये श्योर है या नहीं आप? तो जो फर्क इन्हीं पे पड़ना है, इससे ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से। क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर, क्लियर।
हाँ, तो Yes, आपको sir. एक कोई मैट्रिक्स मिल जाएगा, बाकी नीचे 0 मिलेगा। ये नीचे की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं यही कह रहा था, मैं दोबारा आपको पढ़ाता हूँ। ये पैरा पढ़िए लास्ट नीचे वाला, सिंस नो कॉलम से। आप इसमें राइट साइड में QT इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये राइट साइड, और यहाँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है या नहीं, पहले ये बताइए। यस सर, कॉलम sir. ट्रांसफॉर्मेशन होता है। राइट Yes, साइड sir. से QT इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट साइड तो QT और QT इनवर्स कट जाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा। और राइट साइड में जो QT इनवर्स होगा बच्चों, जो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होता है या नहीं, पहले ये समझिए ना। और अगर होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप मानेंगे निश्चित तौर पर कि वो नीचे की जो रो है, R रो के बाद नीचे की रो को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हम्म। अरे भाई समझ में आया है? हाँ ना तो कुछ कह ही नहीं रहे हो अधिकतर लोग। आगे सर। यस, आगे सर। तो फिर आपने, अगर ये बात आपको यहां पर समझ में आ रही है बच्चों, ये वाला, तो आप यहां से समझिए। तो अब आप ऊपर बदल सकते हैं चीजों को, तो ऊपर वाले को जी मान लो कोई, नीचे की जितनी रो बची हुई है उनको नल मैट्रिक्स मान लो। तो आपने इस मैट्रिक्स को I200 फॉर्मेट को जी और 0 फॉर्मेट में तोड़ दिया। क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, sir. तो दोबारा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं हम लोग। तो काफी अच्छा रिजल्ट है, मतलब मैं कह रहा हूं ना, आप मेंटेन करके देखिएगा। आपको जब लीनियर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमें सारी चीजें आ रही हैं समझ में। ए आपके पास M/N मैट्रिक्स है रैंक R का, तो आपको हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिलेगा, सच दैट P इंटू A आपको G और 0 फॉर्मेट में तोड़ देगा। G वैसे ही होगा, R रो होंगी उसमें क्योंकि रैंक आ रही है। और अब आपको ये दिखाना है कि जो G की रैंक है वो R है, तो वो तो M-R हो गया है, ठीक है। G की रैंक अभी आधा सवाल और रह गया है। P है इस फॉर्मेट में आ गया, वो ठीक है, लेकिन G की रैंक R है, ये कहाँ साबित हुआ? अभी A की रैंक R है दिया हुआ है। तो अगर यहां तक क्लियर है, तो अब इससे आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक नहीं बदलती, क्लियर है ना इतना? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एलिमेंट्री, आप चाहे तो इसे स्टेप 2 कर लें, उस रू वाले को स्टेप 1 कर दे, तो उसे टूट जाता है सवाल 2 हिस्सों में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ये बोरिंग सेक्शन लास्ट होने वाला है बच्चों, ज्यादा नहीं है। और इसके बाद अगर आपने इतना मेंटेन कर लिया ना, तो इस बार आपने जो सीखा है वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। Since elementary transformation do not change, they do not alter the rank. Therefore, the rank of matrix PA
और एच टी बात है क्योंकि पी एच के बराबर आ गया, इज ऑल्सो आर, ऐसे लिख देता हूँ। तो फिर अगर ऐसा है तो जीटी रैंक आर ही होगी, क्योंकि उससे नीचे तो सब जीरो आ रहे हैं ना। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ जी इज ऑल्सो आर। जी आपके पास आर रो ही है उसमें, बाकी नीचे की रो में तो सब जीरो 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 हुए हैं ना, तो रैंक नॉन जीरो रो हुई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया फिर। तो हमारे पास पूरी थ्योरम। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लें m बाई n, तो आपको हमेशा एक इन्वर्टिबल p मिलेगा जो आपको कन्वर्ट करवा देगा इस फॉर्मेट में। अब ये p जो मिला आपको, ये प्री फैक्टर था, तो इसने इस फॉर्मेट में आपको तोड़ दो। सेम दूसरी थ्योरम मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसको प्रूफ नहीं करूंगा। आप वो आपको कॉलम पे ले जाएगी। इफ ए बी एन m बाई n मैट्रिक्स m by n matrix of rank R, then there exists a non-singular matrix Q such that A2 equal to H और 0, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, where H is an m by R matrix of rank R and O is m into n minus R। मेरे ख्याल से अब इसे मुझे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जैसे आपने वहां पी ए क्यू लेके क्यू को तोड़ा, इस बार पी को तोड़ेंगे आप, और वो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, तो आपके पास आगे के कॉलम्स वैसे ही बचे रहेंगे। ये बात भी समझने की जरूरत है कि मेरे पास अगर I2 0 0 0 है और मैं केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, तो सेकंड रो के बाद सेकंड मतलब इससे क्या होगा आप सोचिएगा। 1 0 0 1 माना इतना है। अब आप ही बताइए, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसी जोन में बदलाव आएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, कुछ भी करते रहो, रोज को इंटरचेंज करो, कुछ भी कर लो, आप राइट साइड में कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे इधर। तो अगर रैंक 2 है तो बची हुई जो 4 में से 2 रो थी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। जस्टिफाइड है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं इसका प्रूफ नहीं कराता, क्योंकि एक प्रूफ हो गया काफी है। तो प्रोसेस से गुजरने की जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से पिछले लेक्चर में भी, तो उसमें मैथ्स की प्रोसेस से गुजरना भी है, मेहनत करना भी है, सारी चीजें हैं। जितना सीरियसली सोचेंगे आप ही का भला होना है। एक काफी महत्वपूर्ण थ्योरम है। अब तो थ्योरम क्या कह रही है पहले रफ में समझाए तो। मेरे पास दो मैट्रिसेज हैं, मान लेते हैं ए और बी। अब वो कहां पहुंचा दिया इसने? कहां था मैं? चल जहां भी, यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्या है मेरे पास? मान लेते हैं ए जो है m बाई n ऑर्डर का है,
और बी n बाई पी ऑर्डर का है, तो ऑब्वियसली ए बी मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा। मान लेते हैं इसकी जो रैंक है वो R1 है और जो इसकी रैंक है वो R2 है, तो प्रोडक्ट की रैंक कितनी होगी ये सवाल उठता है। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे पा रही है, काफी ढीला ढाला दे रही है, और वो ये है कि रैंक ऑफ ए बी जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ इन दोनों में जो भी टर्म होगी रैंक उसके बराबर या उससे उससे भी कम, ये कह रहे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस रैंक को R मान लें तो R लेस देन इक्वल टू R1 एंड R एंड का सेंस आएगा R लेस देन इक्वल टू R2। एक ही बात हुई है नहीं? यस सर। हाँ, तो एग्जाम में ऐसा मैं ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकता हूँ बच्चों, एक कि मुझे 8 मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक कुछ दे दी मैंने, 8 बी की रैंक दे दी, और प्रोडक्ट की रैंक के बारे में मैं एक ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दे सकता हूँ ऐसे, मिनिमम, मैक्सिमम, लेस देन, ग्रेटर देन टाइप का उस बना के। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो ये एक स्टेटमेंट है। अब ये प्रूफ कैसे होना है? प्रूफ ही आपको याद रखेगा लॉन्ग टर्म में, वही रहेगा। अच्छा मिल गया, इधर आ गया, आज हम लिखते हैं। ये मैं कब क्लिक कर रहा हूँ, कब घूम रहा है, फिर आ गया। तब तक स्टेटमेंट ठीक है। चलिए थ्योरम है, दोबारा यहाँ ले लेते हैं, हो गया। The rank of a product of two matrices cannot exceed the rank of either matrix. ये प्रूफ take A and B M by N and N by P matrices respectively. With ranks R1 and R2. ठीक। This implies AB is a matrix of order कितना? by P. M by P। ठीक। Let rank of AB equal to R। तो हमें प्रूफ क्या करना है? क्लेम क्या है कि R is less than equal to R1 and R is less than equal to R2, या फिर ऐसा कह लो कि R less than equal to, जो इनमें भाई जैसे ना आप ऐसे समझ लो, R मेरे पास रुपये हैं, R1 आपके पास है, R2 आपके दोस्त के पास है, मेरे पास आपसे भी कम पैसे हैं और आपके दोस्त से भी कम पैसे हैं। ये तो नंबर है, तो लेस देन का मतलब समझिएगा, रेंट तो नंबर होता है। तो इसका मतलब है मेरे पास आपसे भी कम पैसे हैं और आपके दोस्त के पास जितने पैसे उससे भी कम है, तो मतलब आप दोनों में जो कम है मेरे पास या तो उतने या उससे भी कम है या नहीं है? ठीक है, Yes sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो अब ये प्रूफ करना है हमें। तो अब हम इस तरह के लीनियर अलजेब्रा में डायरेक्टली जो एप्लीकेबल रिजल्ट्स हैं वहां तक पहुंचने लग गए। ठीक है।
तो इसको करते हैं। अभी जो पिछली थ्योरम थी अब हम उसका यूज करेंगे। गिवन A equal to m by n with rank of a r1। तो हमने आज ही जो पढ़ा है, दिस implies there exists a non-singular matrix P। अभी जो पढ़ा है बच्चों, non-singular matrix P such that PA equal to G and null matrix। वही सब लिखना है, where G is an R1 क्रॉस N, ऐसा ही होगा ना मैट्रिक्स, क्योंकि A का रैंक R1 है इस बार। with rank R1 and O is कितना, m minus R1 into n। ठीक है, Yes sir. दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे ab के बारे में पता करना है। तो PAB इक्वल टू हो जाएगा GO को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रैंक में कोई बदलाव नहीं आता। ये पढ़ लिया हम लोगों ने। यस सर। Yes, sir. फिर लिख देता हूं, सिंस द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर by multiplying with a non-singular matrix। So यहाँ पर अब ए बी है और पी नॉन सिंगुलर है, हमने पहले ही बोला है, ये देखिएगा। ए बी को 8 साल ले लेंगे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि रैंक ऑफ पी ए बी, तो वो उतना ही हो रहा है जितना रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए। फिर पी नॉन सिंगुलर है, पहले मैंने स्मूथली बी से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद ये कर दिया। और ए बी की रैंक आपने आर लिखी हुई है अभी ऊपर। ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। तो Yes. हाँ, इक्वल टू आर। ठीक हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो फिर अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो राइट साइड है उसकी भी रैंक आर हो जाएगी। सो रैंक ऑफ दिस इनटू बी इक्वल टू आर। ठीक है ना? ये भी आर हो जाएगी। यहां तक सब लोग कन्विंस्ड हैं या कोई जबरदस्ती रखना पड़ रहा है कोई स्टेटमेंट? अरे भाई यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. अभी लिखा था कि जो जी था, जी में कितनी रैंक है, कितनी नॉन जीरो रो है? R1. R1 थी ना? ऊपर देख, मैं दिखा देता हूँ। ये जी इज एन R1 एंड विद रैंक R1 है। तो R1 का मतलब आप जानते हैं नॉन जीरो रो R1 होंगी, बाकी सब जीरो होंगी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जैसे ना कोई मैट्रिक्स है, शुरू के कुछ रो R1 तो नॉन जीरो है, बाकी जीरो रो है। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे के रो में कोई फर्क पड़ेगा जो जीरो है? No sir. जब वो तो जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही दे देंगे यार सारा। फर्क क्या पड़ेगा?
तो since the matrix G has only R1 non-zero rows, तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है दिस can't have more than R1 non-zero rows। ये लाइन क्लियर है या नहीं, देखो तो सोचो। जी मैं R1 अब जी और नीचे जीरो को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो रो तो किसी से भी मल्टीप्लाई होंगी, जीरो ही देंगी। तो अब इस प्रोडक्ट के पास भी R1 से ज्यादा नॉन जीरो रो नहीं हो सकती ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है रैंक ऑफ दिस GOP लेस देन R1। R1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो या तो R1 होगा या उससे भी कम रैंक होगी फिर। ठीक है, यस Yes, सर। sir. इधर देखिए तो चल ही था ऊपर, रैंक ऑफ दिस इज R था, तो R लेस देन इक्वल टू R1, जो भी इक्वेशन है। आप लोग इतना समझ लीजिए, दूसरा तो फिर सिमिलर वे में हो ही जाएगा। एक बार अपने नोट्स में दोबारा देखिए प्लीज, और जहां जिसको दिक्कत है बताइए मुझे। Clear है sir. अच्छा, सर यहाँ पर बी नॉन सिंगुलर होना चाहिए ना? हाँ बी नॉन सिंगुलर होगा। ओके सर। बी कोई भी मैट्रिक्स हो ना, जैसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो जीरो रो है उतनी तो बनी रहेंगी, बल्कि जी इंटू बी से हो सकता है एक आध जीरो रो कोई और भी बन जाए, कोई भरोसा नहीं। यस सर। सर बी का नॉन सिंगुलर होना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि बी अगर हम कोई नहीं मैट्रिक्स ले रैंक शुरू में R1 है तो नहीं है, नहीं है, नॉन सिंगुलर होना जरूरी नहीं है बी का। बी को क्योंकि शुरू में ही आपने लिखा है कि ए की रैंक R1 है, बी की रैंक R2 है, बस इतना बोला है। सिंगुलर की भी रैंक तो आती है ना? यस सर। हाँ यस। करते। तो नॉन सिंगुलर वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ बी कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक मिनट फिर समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ जैसे मेरे पास कोई बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये कर्सर हिलेगा तभी लिख पाऊंगा मैं भी। मेरे पास कोई आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 0, बाकी इसमें चलो इसको हटा ही लेते हैं, 0 0 1 मान लो, चलो 0 0 0 0 0
ये मेरे पास आ गया। इट इस ऑर्डर का हुआ 5/3। यस सर। ठीक है, ये था मेरे पास ये ऊपर इतना तो जी हो गया, ये नीचे 0 हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी बी से, और जो बी है उसमें 3 इंटू बाकी कुछ भी हो, मान लो 4 मान लो, तो 3 रो हैं इसमें, रो 3 आएंगी। तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, 8 और आएगा। 3/3 ले लो यार, हो गया, यही चलो। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, तो जो आएगा वो भी 5/3 आएगा। और दूसरा नीचे की 2 जीरो रो को कोई फर्क नहीं पड़ना है, मैं ये कहना चाह रहा था। आप मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट 1 0 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 ही आ जाएगा, यहाँ A2 आ जाएगा, यहाँ A3 आ जाएगा। अब 0 1 0 से मल्टीप्लाई करो 8 8 करके, तो यहाँ B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3 आ जाएगा, C1 C2 C3। अब 0 से करो तो पूरी रो 0, फिर नीचे भी 0 होगा या नहीं होगा कार्तिक? ऐसा यस सर, सेम रहेगा। क्या फर्क पड़ा, समझ रहे हो? ये क्लियर है? यस सर। तो जितनी रो पहले 0 थी उतनी तो रहेंगी। ऐसा भी हो सकता था कि इस बी में कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो कि एक आध रो और 0 आ जाती, ये भी संभव है मतलब। तो इसलिए प्रोडक्ट की रैंक जो होगी वो ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो कहा गया है उसको फिर समझिए। फिर इसने कहाँ खोल दिया? कभी कहाँ पहुंचा दे रहा है यार ये। कोई कंप्यूटर वाला मिल नहीं रहा है, 8 था वो कह रहा है आजकल व्यस्तता हो रही है। मैंने कहा चेक कर दे, नहीं तो इसको फॉर्मेट ही मार देते हैं पूरा। तो ये एसटी रैंक R है ना, तो B के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो G की रैंक तो R1 है, तो प्रोडक्ट की रैंक भी जो होगी वो R1, मतलब जितने 0 रो हैं वो तो बनी रहेंगी, 0 रो बढ़ भी सकती हैं, घटेंगी नहीं। क्लियर है या नहीं ये बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो रैंक जो है वो या तो R1 ही होगी या उससे कम होगी। ये आधा स्टेप हो गया हमारा, ये प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं, इसी में R2 से भी कम करना है। तो अगेन R आपने कहा है कि जो रैंक ऑफ ए बी है, तो ये रैंक ऑफ ए बी डैश भी होगा ना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रैंक तो नहीं बदलती। यस सर। तो रैंक ऑफ बी डैश ए डैश कर दूं सीधे? यस सर। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ प्रीफैक्टर बी डैश, वैसे ही। तो आपने कहा कि R लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी डैश, सेम उसी लॉजिक से, ठीक है। रैंक ऑफ बी डैश कितनी हुई? रैंक ऑफ बी हुई या नहीं? यस सर। तो R लेस देन इक्वल टू R2, तो डायरेक्ट ही हो जाएगी।
जैसे अभी आपने ए बी में किया था पीछे, रेंट ऑफ ए बी आर लिया था, तो वो लेस देन इक्वल टू रेंट ऑफ ए आया था या नहीं? फिर भूल जा रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है। देखो भाई, इसको, इस लाइन को ध्यान से देखो तो, ये जो लाइन है, रेंट ऑफ ए बी आर है ना, यस सर। और इससे आर लेस देन इक्वल टू क्या आया था? R1 लेस देन इक्वल टू R1। R1 R1 किसका था? सर ए का। यहाँ पर देखिएगा, आपने कहा कि आर जो है वो लेस देन इक्वल टू रेंट ऑफ ए, पहले वाले का था, प्री फैक्टर का, ऐसा हमने प्रूव किया था। तो अगर ये समझ में आया है तो फिर नीचे वाला भी आना चाहिए, क्योंकि वहां प्री फैक्टर बी डैश थे। यस सर। तो आर जो है R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा, बेसिकली वो दोनों का जो मिनिमम होगा या तो उसके बराबर या उससे भी कम होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो यही तो लिखा है यहाँ पर। जो देखिए बी डैश ए डैश, तो हमने रैंक ऑफ प्रीफैक्टर बी डैश लिख दिया उसी लॉजिक से, या आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। सो R इज लेस देन R1, R इज लेस देन R2, और R इज लेस देन ऑफ मिनिमम ऑफ R1 R2। ये किसी एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए तैयार कि प्रोडक्ट की जो रैंक है वो दोनों में से जो कम वाला रैंक वाला मैट्रिक्स होगा उसके बराबर या उससे भी कम होगा। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर हो गया है? अभी रैंक पे कई सारी चीजें और हैं बच्चों। अभी जब एडिशन वाला हमारा आता है ना, कि दो मैट्रिसेस की रैंक का सम का रैंक, और तो अब लीनियर इक्वेशंस पे भी काम करना है। मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अब इतना ही, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ चीजें। और कल क्लास नहीं है ये वाली, परसों क्लास होगी, तो मैं फिर इसको समापन की ओर ले जाता हूँ इस चैप्टर को। फिर हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन पे ध्यान देना है थोड़ा सा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे तब हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स पे आ जाएंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिएगा। कुछ कहना नहीं है? इस हफ्ते हमने जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक अच्छे इससे टच मत छोड़िएगा प्लीज। जहां